Welcome you all to Law Sikho. In our Socio-Legal Affairs Synopsis series, this week we are going to discuss about French and Indian secularism, a comparative study. तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी हमारे और भी कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज का इंफॉर्मेशन आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फ्रांस और इंडियन सेकुलरिज्म के ऊपर, तो ये टॉपिक कैसे करंट अफेयर का इशू है हमारा वो जान लेते हैं। तो अभी अभी फ्रांस में एक टेरर अटैक हुआ है। फ्रांस के एक टीचर का स्टैबिंग ओपन डे लाइट में कर दिया गया था। तो उसके चलते हुए काफी ज्यादा आउटरीच देखने को मिला था। ये एक टेरर अटैक ही था। तो यहां पर कई लोगों का ये मानना है कि फ्रांस में जो सेकुलरिज्म है वो इसमें एक कंट्रीब्यूशन करता है कि वहां पे टेररिज्म इतना देखने को मिलता है। क्योंकि फ्रांस में ये भी देखने को मिला है कि जो भी ऐसे ड्रेसेस है या कुछ सिंबल है जो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी आप बताते हैं, उनको भी कंप्लीटली बैन कर दिया गया है। तो बात इस होती है, डिबेट ये होता है कि जो फ्रांस का सेकुलरिज्म है, जो फ्रांस का धर्मनिरपेक्षतावाद है, क्या वो इतना रिजिड है? क्या उसको इंडियन सेकुलरिज्म से कुछ प्रिंसिपल्स कुछ लेने चाहिए, कुछ और वहां से रिफॉर्म्स अपने सेकुलरिज्म में लाने चाहिए? तो ये सारा जो हमारा डिबेट है वही हम इस कंपैरेटिव स्टडी में एक एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ये कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म क्या है, धर्मनिरपेक्षतावाद आखिर है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। इसको समझने के लिए हम 3 पॉइंट में इसको समझ सकते हैं सेकुलरिज्म के लिए। सबसे पहला तो ये है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। कि रिलीजन जो है, जो आपका धर्म है, वो आपके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ से अलग रहेगा। यहां पर रिलीजन को प्योरली जो है ये एक पर्सनल, एक व्यक्तिगत मामला है। दूसरा जो पॉइंट वो ये है कि डिसएसोसिएशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, मतलब आपका जो राष्ट्र है, आपका जो देश है, वो आपके धर्म से पूरी तरीके से अलग होगा। दोनों का एक दूसरे के अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर फॉलोअर ऑफ ऑल रिलीजन एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो जितने भी लोग हैं, भले ही वो कोई भी रिलीजन के फॉलोअर्स है, इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी और यहाँ पर उनमें किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन की वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं। उसके साथ में हमको एक और टर्म यहाँ पे जानने के लिए मिलता है कि सेक्युलर क्या है। हम कई बार ये वर्ड सुनते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। तो सेक्युलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस। कि यहाँ पर सेक्युलर वर्ड का मीनिंग ये है कि रिलीजन से सेपरेट, उस धर्म से अलग, और यहाँ पर कोई भी रिलीजियस बेसिस ना होना, कोई भी धार्मिक बेसिस ना होना। उसके साथ में एक और टर्म है अ सेक्युलर पर्सन। तो सेक्युलर पर्सन कौन होता है? इज द वन हु डज नॉट ओ हिज मॉरल वैल्यूज टू एनी रिलीजन। कि वो उसकी मॉरल वैल्यूज जो है वो किसी भी रिलीजन से ओन नहीं करता है। हिज वैल्यूज आर द प्रोडक्ट ऑफ हिज रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। कि उसके जो वैल्यूज है वो रैशनल और साइंटिफिक थिंकिंग पे बेस्ड हो। तो जब हम भारत की बात करते, जब हम इंडिया की बात करते, तो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है? तो ये जो है हमें एक बहुत पहले एरा जो है हमारा वैदिक एरा जो कहलाता है, उस टाइम से हमको सेकुलरिज्म का ट्रेस देखने को मिलता है। तो वैदिक कंसेप्ट रहा है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो हिंदी शब्द है सेकुलरिज्म के लिए। तो वैदिक जो हमारे वेद से उसमें धर्मनिरपेक्षता का जिक्र मिलता है यहाँ पर एक, जिसमें बात की जाती है इन डिफरेंस ऑफ स्टेट टू रिलीजन। कि यहाँ पर स्टेट और रिलीजन में एक डिफरेंस हो, एक सेपरेशन हो। उसके साथ में सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि कई धर्म जो है वो इस स्कूल को फॉलो करते हैं। सनातन धर्म इन बहुत से धर्मों से मिलकर बनता है। उनमें जो सबसे मेजॉरिटी धर्म है वो है हिंदुइज्म, हिंदू धर्म। तो यहाँ पे जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये भी अलाउ करता है टू डेवलप एज अ होलिस्टिक रिलीजन बाय वेलकमिंग डिफरेंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन एंड ट्राइंग टू इंटीग्रेट देम
इनटू अ कॉमन मेन स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो सनातन धर्म है वो खुद ही ये बड़ा होलिस्टिक अप्रोच लेकर अलाउ करता है कि डिफरेंट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को वो अपने आप में इंटीग्रेट करे, अपने कॉमन मेन स्ट्रीम में इंटीग्रेट करे। उसके अलावा इंडियन फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो इसमें भी सर्वधर्म समभाव की बात की गई है कि सारे रिलीजन को इक्वली देखा जाएगा, इक्वल रिस्पेक्ट होगा सारे रिलीजन को। और इसे ही हम, ये जो हमने चीजें डिस्कस करी, इसे ही हम पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी कहते हैं, जिस कंसेप्ट को इंडोर्स किया है, प्रमोट किया है पर्सनालिटीज लाइक स्वामी विवेकानंद एंड महात्मा गांधी। उसके अलावा इंडियन सेकुलरिज्म इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ बट अ मीन्स टू एड्रेस रिलीजियस प्यूरिलरिटी। तो यहाँ पर जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा सेकुलरिज्म है, वो अपने आप में एंड नहीं है। यहाँ पर वो बात करता है रिलीजियस, धार्मिक अनेकतावाद की। तो चलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का क्या जिक्र है, कहाँ पर रिलेवेंट प्रोविजंस है। तो सबसे पहले तो ये कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड नहीं था, हमारे प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन था, भले ही वहां पर ये किसी वर्ड के फॉर्म में नहीं हुआ। लेकिन 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd संशोधन के द्वारा सेकुलर वर्ड जो है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में इंसर्ट किया गया। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे ये सेकुलर वर्ड इंसर्ट किया गया अंडर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके अलावा आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। उसी बात को अगर हम देखें तो आगे लार्जर फॉर्म में कहा गया है कि रिलीजन के बेसिस पे, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वही चीज दोहराते हुए हमें आर्टिकल 16(1) में दिखती है कि इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। यहाँ पे आपको फ्रीली कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का राइट है, प्रोफेस करने का राइट है, साथ ही आप इसे प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। तो आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 बात करता है राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। और जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी रिलीजियस ग्रुप है, वो मेंटेन कर सकते, स्टेब्लिश कर सकते हैं उनके इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। और यहां पर उनको कंप्लीट राइट रहता है कि वो अपने रिलीजन के अफेयर्स को खुद ही मैनेज करे। उसके अलावा आर्टिकल 27 जो है, अनुच्छेद 27 जो है, बात करता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 जो है वो अलाउ करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो उसके रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो है वो उसे इम्पार्ट कर पाए, वो उसे और फैला पाए, वो उसकी परमिशन देता है। उसके अलावा आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है, इट प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू माइनॉरिटीज। ये कल्चरल और एजुकेशन, सांस्कृतिक और शैक्षिक जो अधिकार है वो माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक लोगों को देता है। उसके अलावा अभी हमने इंडियन सेकुलरिज्म डिस्कस करा। फ्रेंच सेकुलरिज्म को अगर हमको समझना है तो इसे हमको हिस्ट्री में जाने की जरूरत है। जैसे कि आपको पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि काफी फेमस है, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में वहां पे मोनार्की से वहां पे डेमोक्रेसी आई, एक राजतंत्र से वहां पे लोकतंत्र आया। तो जब मोनार्की हुआ करती थी उस वक्त जो कैथोलिक चर्च थे इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था और इन्हें काफी ज्यादा इनका एक इंटरफेरेंस होता था स्टेट के अफेयर्स में, गवर्नमेंट के अफेयर्स में। राजा जो डिसीजन रहता था वो काफी तौर से इन्फ्लुएंस होते थे बाय कैथोलिक चर्चेस। तो यहाँ पे कैथोलिक चर्च जो है, जो कैथोलिक रिलीजन को जो फॉलो करते हैं, उनके अलावा जो माइनॉरिटी थी, इवन जो दूसरे स्कूल ऑफ क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या जो जूइश लोग हैं जो उस वक्त माइनॉरिटी में थे, उन्हें भी इतने हक नहीं मिले थे, उन्हें भी इतने प्रिविलेज नहीं मिले थे जितने कैथोलिक चर्च को मिले थे। तो यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया था कि जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, जब आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, कि आपको जो चर्च है और जो स्टेट है, जो रिलीजन है और जो आपका राष्ट्र है, उसे सेपरेट करने की जरूरत है। सो द फ्रेंच मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म सेपरेट्स स्टेट फ्रॉम रिलीजन। तो फ्रेंच मॉडल जो है वो स्टेट और रिलीजन को सेपरेट करता है, इसका जो सेकुलरिज्म का मॉडल है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारा ये है, द स्टेट डज नॉट सपोर्ट रिलीजियस एक्टिविटी
बट ऑल्सो नॉट इंटरफेयर इन प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिस। तो यहाँ पे किसी भी प्राइवेट प्रैक्टिस में जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है वो अलाउ नहीं करता है कि आप इंटरफेयर करें स्टेट को। उसके अलावा ये किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को भी सपोर्ट करने के लिए मना करता है फ्रेंच सेकुलरिज्म। उसके अलावा जो फ्रेंच सेकुलरिज्म है इसका हमेशा से एक टफ स्टैंड रहा है। पहले ये हुआ करता था कि जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस में है वो किसी भी तरीके के रिलीजियस सिंबल या कुछ ऐसी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते हैं जिससे पता चले कि उनका रिलीजन क्या है। फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद, कुछ टाइम बाद इसे सब पब्लिक के लिए भी कर दिया गया कि पब्लिक स्पेसेस पे आप कोई भी ऐसी चीज नहीं ले जा सकते हैं या पहन सकते हैं या शो कर सकते हैं जो कि आपके रिलीजियस सिंबल हो, जो कि रिवील करे कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी क्या हो। फिर उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप किसी भी रिलीजन को, वेदर यू बिलोंग टू इस्लाम और यू आर बिलोंग टू अ ज्यूइश कम्युनिटी, अगर आप कैप पहनते हैं तो वो भी अलाउ नहीं है, बुर्का भी अलाउ नहीं है। और बुर्कनी एक आया था कि इट्स काइंड ऑफ स्विंग कॉस्ट्यूम, तो उसे भी बैन कर दिया गया था। तो यहां पे अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म और फ्रेंच सेकुलरिज्म की बात करें तो कुछ चीजें हैं जो इंडियन सेकुलरिज्म में काफी ज्यादा पॉजिटिव है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेकुलरिज्म भी कहा जाता है। और फ्रेंच जो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म के कंसेप्ट पर बेस्ड है, इसलिए इसे नेगेटिव कहा जाता है। तो वो कौन से पॉइंट है, इसे ऐसा क्यों कहा जाता है, वो हम जानेंगे। तो लैंग्विस्टिक और रिलीजियस राइट्स टू माइनॉरिटीज जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली डिफाइंड है, आर्टिकल 25 to 28। तो आपको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करने का फ्रीडम देता है, आपको उसे प्रोपेगेट करने का, प्रोफेस करने का आपको फ्रीडम देता है। उसके अलावा आर्टिकल 29 और जो आर्टिकल 30 है ये कहता है कि आप जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स है। वही फ्रांस में देखें तो लैंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी डू नॉट एंजॉय सच डिग्री ऑफ इक्वालिटी। तो जितना इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर, जितना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको फ्रीडम मिलता है, उतना फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रेंच सेकुलरिज्म के अंदर उनको फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी नहीं मिलता है। अगर हम फ्रांस में देखें तो फ्रांस में केवल एक ही लैंग्वेज है, केवल फ्रेंच है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जिसे खुद गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है। उसके साथ में रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर इंडियन सेकुलरिज्म भी रिकॉग्नाइज किया गया है डाइवर्सिटी को, रिकॉग्नाइज द डाइवर्स नेचर ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर हम फ्रांस में बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि स्टेट टू फोर्सफुली इन्फोर्स फ्रेंच कल्चर ऑन डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसे इस्लाम है, इस्लाम जब डेमोक्रेसी मिली फ्रांस को तब इस्लाम वहाँ पे नहीं हुआ करता था। ये अभी अभी कुछ माइग्रेशन से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई जिसके कारण बहुत से लोगों को, बहुत से इस्लाम रिलीजन फॉलो करने वाले लोगों को फ्रांस पे माइग्रेट करना पड़ा। उसके बाद में जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो बहुत से अलग अलग फेथ के लोग भी यहाँ आ गए हैं। लेकिन उन सबको ज़रूरी है कि आप जो फ्रेंच का कल्चर है आप उसे फॉलो करें, जो एक यूनिफॉर्मिटी बनाई हुई है उसे आप बनाए रखें। उसके अलावा स्टेट सपोर्टेड रिलीजियस रिफॉर्म्स, तो हमारे इंडिया में एक चीज़ ये होती है कि हम रिलीजियस जो रिफॉर्म है उसे सपोर्ट करते हैं। वेदर अनटचेबिलिटी की बात हो तो यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कहा गया है कि अनटचेबिलिटी नहीं फॉलो होनी चाहिए। दलित ऑपरेशन होता तो उसके लिए हमारे पास में एसटी और एससी एक्ट है। उसके अलावा सिर्फ हिंदुइज्म में नहीं, उसके अलावा भी इस्लाम हो या क्रिश्चियनिटी हो, अगर उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है विमेन के साथ में तो उस मैटर में भी हमारा जो स्टेट है, हमारी जो गवर्नमेंट, इवन हमारी जुडिशरी भी इंटरफियर करती है। फिर वो ट्रिपल तलाक वाला इशू हुआ या फिर उसके बाद में वो मेंटेनेंस वाला इशू हुआ, यहाँ पर गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस हुआ है, जुडिशरी का भी हुआ है। लेकिन अकॉर्डिंग टू फ्रेंच सेकुलरिज्म यहाँ पर स्टेट इनके अफेयर्स में, रिलीजियस अफेयर में किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। उसके अलावा अंडर इंडियन सेकुलरिज्म वी प्रिजर्व रिलीजियस आइडेंटिटी, लेकिन फ्रेंच मॉडल में ये स्कोप नहीं है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे हमारे यहाँ पे पारसी कम्युनिटी है, काफ़ी मिनिस्क्यूल पॉपुलेशन है, इनकी काफ़ी कम पॉपुलेशन है। उसके लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जियो पारसी कैंपेन चलाया गया था जिनसे इनकी पॉपुलेशन को एक मेंटेन किया जाए और बढ़ाया जाए। लेकिन यही ऐसी चीज़ अंडर फ्रेंच मॉडल कोई भी स्कोप नहीं रहता है। हमारा आज का जो डिस्कशन है वो यही ख़त्म होता है, वो यही समाप्त होता है। अगर आपके कोई सजेशन है, आपकी कोई डिमांड है, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।